गाइस, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बैक टू साइंस क्लासेस में। हम इसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे हैं, हिंदी माध्यम में कवर कर रहे हैं। अब तक हमने इसमें चैप्टर 1 में मैटर के बारे में पढ़ लिया था, उसकी कुछ स्टेटों के बारे में पढ़ लिया था। तो आगे हम पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि जो इसमें मेन कीवर्ड आएंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। उन तीनों अवस्थाओं के गुण हमने पढ़ लिए थे और अणुओं के व्यवस्था के आधार पर, जो अणु की व्यवस्था उनमें की गई है उसके आधार पर हमने इन तीनों अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ लिया था कि ठोस में जो अणुओं की स्थिति होती है वो बहुत पास पास होती है, जबकि द्रव में अणुओं की जो दूरी होती है वो थोड़ी दूर दूर होती है, द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर होती है। जो ठोस होते हैं, ठोस में अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, अंतर आणविक बल, वो बहुत अधिक होता है, वो बहुत अधिक होता है। और द्रव्य जो होते हैं, क्योंकि द्रव्यों को जो अणु होते हैं उनके बीच की दूरी थोड़ी अधिक पाई जाती है, तो मतलब यदि दूरी अधिक होगी, यदि दो अणुओं के बीच दूरी अधिक होगी तो उनके बीच जो लगने वाला बल है, जो आकर्षण बल है, वो बहुत कम होगा। जैसे जैसे हम अणुओं के बीच की दूरी बढ़ा देंगे, जो लगने वाला इन दोनों को बांध करके रखने वाला आकर्षण बल जो है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता रहेगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें गैसीय अवस्था की, तो गैसीय अवस्था में जो अणुओं का स्थान होता है वो काफ़ी दूर दूर होता है, तो इनके बीच एक दूसरे को बांध करके रखने वाला जो बल होता है वो बल का मान काफ़ी नगण्य होता है, मतलब कम होता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक दिया हुआ है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है? तो इसे हम समझेंगे। इन्होंने अभी बताया था कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। अब अगला बात कह रहे हैं, क्या जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं? तो इसके लिए प्रेक्षण दिया हुआ है। इन्होंने दिया है जल की 3 अवस्थाओं, मतलब जो जल जो है हमारी, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। आगे देखेंगे। इन्होंने दे दिया है यहाँ पर कि जल जो 3 अवस्थाओं में कौन कौन अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जो ठोस अवस्था होती है वो कहलाती है हमारी बर्फ़, और जो द्रव अवस्था होती है वो हमारी जल कहलाती है, और जो गैस अवस्था होती है वो जल वाष्प, मतलब भाप। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहिए? बिल्कुल भाई, सही बात है भाई। तो इसे पढ़ने के लिए आगे हम एक क्रियाकलाप देखते हैं, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। इसे हम समझेंगे। तापमान परिवर्तन से क्या आशय है? तापमान परिवर्तन का मतलब है पहले तापमान कुछ रहा होगा, जब वस्तु ठंडी थी तो उसका तापमान कम था। जैसे जैसे हमने इस वस्तु को हीट करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, इसका टेम्परेचर, धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ने लगा। तो क्या प्रभाव होगा उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं ठोस के ताप को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब ये नया टर्म आया, गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु के या किसी भी कण के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह गति कर सकता है। तो कह रहे हैं गति ऊर्जा में वृद्धि होने पर कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगता है। अब ये नई चीज़ निकल के आई, कंपन। कंपन मतलब वाइब्रेशन। जैसे हमारा मोबाइल अगर हम साइलेंट मोड पे लगा दें तो वाइब्रेशन करने लगता है, वाइब्रेशन मोड पे हिलने लगता है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु अपने स्थान पर हिलने डुलने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी कण है, कोई भी मतलब हमारा ठोस है या पदार्थ है, वो वाइब्रेशन कैसे करता है। अब उस विधि को समझेंगे वाइब्रेशन के लिए। माना कि इसके अंदर कुछ अणु हैं, जब अणु है, कोई वस्तु है, तो वो किसी न किसी फोर्स के द्वारा रुके हुए होंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो जिसके कारण रुके हुए होते हैं, ये एक दूसरे पर कोई ना कोई बल लगाते हैं, आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है। अब द्रव होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कम लगता है, ठोसों के बीच अधिक लगता है। अब ये आपस में आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी अवश्य होती है। अब क्या है, जब भी हम इन्हें गर्म करते हैं, जब भी हम किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, जिस प्रकार से हम हैं, यदि हमारे लिए एक ठंडी बेंच पर, लोहे की एक ठंडी बेंच पर बैठाया जाए तो हम आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या किया जाए, उस बेंच को धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा, कुछ समय तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हम सहन कर सकते हैं तापमान को। थोड़ी देर बाद क्या होगा, हिलने डुलने लगेंगे, अपनी जगह से उठना चाहेंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे। किसी के फोर्स के चक्कर में क्लास में बैठे हैं तो टीचर के डर की वजह से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन उठने की कोशिश करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे। तो जस्ट वही जो कंडीशन आती है अणुओं के बीच, जब हम इसकी ऊर्जा को बढ़ाने लगते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, ये लगे जुड़े हुए होते हैं फोर्स के कारण, एक बल जो इनको बांधा हुआ है, उसके कारण ये उठ नहीं पाते, लेकिन अपनी जगह पर क्या करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और वही हिलना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि यदि आप जिस बेंच पे बैठे थे उस बेंच का हमने टेम्परेचर, यदि आप किसी बेंच पर बैठे हुए थे और उस बेंच का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, धीरे धीरे हम बढ़ाते गए, धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप भागने लगेंगे, उठ जाएंगे। तो यही होता है जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी अगर हम धातु को या पदार्थ को हम गर्म करते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है जिसके बाद वह वाष्प में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है, मतलब वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। उसे हम अभी आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मैंने क्या कहा था कि ठोस है कोई भी, अगर हम लोहे का टुकड़ा लें तो लोहे का टुकड़ा तब तक ठोस अवस्था में रहेगा जब तक उसकी गतिज ऊर्जा, जो उसमें लगने वाला, जो उसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, उससे कम रहेगा। लेकिन एक टाइम अगर हम लगातार कि उसको गर्म करते रहेंगे, ऊष्मा देते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय जो ठोस के हमारे अणु थे, वो अणु के पास इतनी अधिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी कि वो कंपन करने लगेंगे। और कुछ समय बाद क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे आपस में। जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल के बॉन्ड टूट जाएंगे, और जो ठोस वस्तु थी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, मतलब पिघल जाएगी। लोहे का टुकड़ा कुछ समय बाद, ज़्यादा गर्म करने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पिघल जाएगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। यदि हम ताप को इतना अधिक बढ़ा दें, जो ऊष्मा है उसको बढ़ा दें, तो क्या होगा, ठोस अवस्था में रहने वाली चीज़ें भी पिघलने लगती हैं, वो द्रवीय अवस्था में आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ से आप नोट कर ले, ये जो अभी मैंने पढ़ाया था इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर ले यहाँ तक। तो इसमें लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे, जिस न्यूनतम ताप पर, ये लिखने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह इसका गलनांक, मतलब ठोस से द्रव अवस्था में आना, मतलब गलना। ये जो हमारा टेम्परेचर है, जो ताप है, वो हमारा गलनांक कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बहुत अच्छी बात कही कि किसी ठोस का गलनांक क्या दर्शाता है? उस जो वस्तु है उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसके सामर्थ्य को, मतलब सामर्थ्य का मतलब होता है ताकत, शक्ति को। यदि किसी ठोस के कणों के बीच अधिक तीव्र आकर्षण बल होगा, ज़्यादा मजबूती से लगे हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे अणु, जब कोई भी चीज़ ज़्यादा मजबूती से जुड़ी हुई है तो उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको चीज़ों को अधिक गर्म करना पड़ेगा। जिस ताप पर वो चीज़ पिघलने लगेगी तो वो ही उसका गलनांक कहलाता है। तो यही कहा है कि जो हमारा गलनांक है वो कणों के बीच की जो बीच में लगने वाला आकर्षण बल है उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। यदि जो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक प्रबल होगा तो उस वस्तु का गलनांक भी उतना ही अधिक होगा। क्या आपने कभी देखा है, यदि हम किसी कांच की चूड़ी को गर्म करें और उसी के साथ साथ हम एक प्लास्टिक की वस्तु को गर्म करें, दोनों में से पहले क्या चीज़ पिघलेगी? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। पहले जो पिघलेगी वो प्लास्टिक की चीज़ पिघलेगी, कांच की थोड़ी देर बाद पिघलेगी। तो इससे क्या पता चला कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का गलनांक कुछ रहा होगा और जबकि कांच का गलनांक कुछ और रहा होगा। तो जो प्लास्टिक का गलनांक है वो ये दर्शाता है कि जो प्लास्टिक के जो अणु थे उनके बीच जो आकर्षण बल लगने वाला था वो बहुत कम था। इसी वजह से प्लास्टिक को पिघलाने के लिए कम ऊष्मा देनी पड़ी, कम समय लगा और प्लास्टिक पिघल गई। इसके विपरीत जो हमारे कांच का हमारी चूड़ी थी, उस कांच की चूड़ी को पिघलाने के लिए हमें बहुत अधिक ऊष्मा देनी पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? जब ऊष्मा अधिक देनी पड़ी मतलब जो कांच की चूड़ी के जो कण थे उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल था वो बहुत अधिक होगा। जब बल अधिक होगा तो उसका गलनांक भी बहुत अधिक होगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन है। यहाँ पर जो बर्फ़ का गलनांक दिया हुआ है कि बर्फ़ हमारा ठोस अवस्था में था, बर्फ़ का हमारा टुकड़ा था, उस बर्फ़ के टुकड़े को पिघलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? ऊष्मा की। और ऊष्मा की जो आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई ताप तो होगा जिस पर पिघलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो ताप है वो कितना है? 273.15। यहाँ पर जो के लिखा हुआ है इसे बोलते हैं केल्विन। केल्विन ताप मापने की एक इकाई है, जिस प्रकार से डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। आगे देखेंगे। आगे दिया है गलने की प्रक्रिया, यानी ठोस से द्रव में, ठोस अवस्था थी उससे द्रव अवस्था में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। या तो इसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं या संगलन भी कहते हैं। आगे यहाँ से और नोट कर लेंगे कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? ये बात हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है,
मतलब जितना ताप था ताप उतना ही रहता है पिघलते समय पे। लेकिन ऐसे में जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा कहाँ जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका उत्तर हम देखेंगे। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बढ़ता। मतलब जो तापमान है वो बदलता नहीं है। बीकर की ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण के बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। बात कर रहे हैं कि जो हमारा बर्फ़ था वो बर्फ़ को हमने पिघलने रख दिया। बर्फ़ पिघलने लगा तो कह रहे हैं जब पिघलेगा, पिघलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। काय की? ऊष्मा। तो कह रहे हैं हमने ऊष्मा दी इसे, लेकिन जो बर्फ़ था बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं? बर्फ़ तो ठंडा ही था, जबकि पिघलाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी थी। तो ऊष्मा कहाँ गई? क्या कभी आपने सोचा है? तो जो बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब जो वायुमंडल है हमारा, उस वायुमंडल में जो ऊष्मा है, बर्फ़ पिघलते समय वो ऊष्मा ले लेता है अपने अंदर और बर्फ़ पिघलने लगता है। जो वायुमंडल की ऊष्मा थी वो ऊष्मा इस बर्फ़ के अंदर पहुंचने लगती है। अब यहाँ पर गर्मी थी, जो हमारा वायुमंडल था वो गर्मी थी। अब यहाँ से गर्मी हमने यहाँ खींच ली, तो यहाँ पे क्या हुआ? ठंड हो गई। क्या हुआ? यहाँ पर ठंड हो गई। अब कह रहे हैं जब हमने पिघलाया तो इसका ताप बढ़ना चाहिए था बर्फ़ का, लेकिन हमारा ताप नहीं बढ़ता। किस वजह से नहीं बढ़ता? कि यहाँ से जो गर्मी यहाँ आई थी तो उसकी अपेक्षा जब इसे पिघलाने के लिए हीट हुई तो वातावरण तो हमारा उसके सापेक्ष कैसा हो गया? ठंडा हो गया। तो हमारे ताप का बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे लिए दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है कि हमारे लिए कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। हम इसमें क्वथनांक के बारे में पढ़ेंगे पहले। पढ़ेंगे इसे। कह रहे हैं कि बिना किसी तरह वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा की जो ऊष्मीय ऊर्जा है, इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। मतलब जो अभी हमने बर्तन लिया था, चित्र बनाया था, कह रहे हैं कि बर्फ़ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो ये मान लिया जाता है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा थी, जो बाहर से ऊष्मा दी गई थी, वो इस बर्तन के द्वारा अवशोषित कर ली गई। जिस बर्तन का बीकर हमारा बना हुआ था उस बर्तन के द्वारा अवशोषित कर ली गई। इस ऊर्जा को, जो ऊर्जा छिपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छिपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्यमान में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, मतलब हमारा पानी था, उस पानी को हमने
क्या करना शुरू कर दिया, उस पानी को हमने ऊष्मा देनी शुरू कर दी, गर्म करना शुरू कर दिया। तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पदार्थ जिस द्रव्य जो तापमान है उस पर जो द्रव उबलना शुरू हो जाता है, उस तापमान को उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। अक्सर क्या होता है, अब तक हमने पढ़ा क्वथनांक के बारे में कि क्वथनांक क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है कि क्या होता है, वे वाष्प में बदल जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण से बताया था कि यदि आप किसी बेंच पर बैठे हैं, उस बेंच को इतना अधिक गर्म कर दिया जाए कि आप उस पर बैठ ना सकें। ये मैंने कुछ ज़्यादा गर्म कर दी तो कुछ समय तक तो आप बैठे रहोगे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा ऊर्जा दे दी जाए तो आप पलायन कर जाओगे। आप पलायन कर जाओगे, भागने लगोगे। तो जो क्रिया जो होती है, जो भागने की या पलायन करने की क्रिया जो अणुओं में होती है, वो क्या कहलाती है? उसके कारण जो अणु होते हैं, उसके कारण अणु हमारे कौन सी फॉर्म में जाते हैं? बाष्पीकृत होने लगते हैं, बाष्प में बदल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जल के लिए यह तापमान कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर सेट होगा जिसके कारण वह बाष्प में बदल जाए कोई भी वस्तु। तो जो पानी जो है, जल के लिए जो तापमान है वो हम कितना मानते हैं? उबलने के लिए तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी उबलने लगता है। और ऐसे ही 100 से अगर 1 भी डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर या नीचे हो, ऊपर होता है, नीचे नहीं ऊपर होता है, तो जल का क्या होने लगता है? जल ऊपर उड़ने लगता है। किस रूप में? वाष्प के रूप में। उसका बाष्पीकरण हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमने थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाया, ऊष्मा को और अधिक बढ़ाया, तो हमारा जो जल है उसका बाष्पीकरण शुरू हो जाता है। और ये क्रिया जो होती है, पूरी प्रोसेस कहलाती है बाष्पन की क्रिया या बाष्पीकरण की क्रिया। यदि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदले तो हमारे पास प्राप्त होगा 373 केल्विन। अब इसमें केल्विन को हमने तोड़ लिया, 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन। आगे बढ़ेंगे। क्या आप बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? जो अभी हमने पढ़ाया था गुप्त ऊष्मा के बारे में, इसे पढ़ेंगे आगे। इसे उसी तरह परिभाषित किया जा सकता है जैसे हमने संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा की परिभाषा को परिभाषित किया था। 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात बाष्प काय में बदलती है? कोई भी चीज़ बाष्प में बदलती है। बाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इन्हें बदलने का क्रम दिया हुआ है। कोई वस्तु ठोस अवस्था में है, यदि हम उसे ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? द्रव अवस्था में बदलेगी। जब द्रव अवस्था में बदलेगी और अधिक ऊष्मा देंगे, और गर्म हमने कर दिया, पहले गर्म किया फिर हमने दोबारा गर्म कर दिया, पहले ठोस से द्रव में आई, द्रव के बाद वह कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगी? बाष्पीकरण, बाष्प में। बाष्प कौन सी अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। ये किरण जो कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस किसी भी चीज़ का गलना, ये कहलाता है गलनांक की। ये हमारी क्रिया गलनांक वाली है। अब हम का बात करें क्वथनांक। क्वथनांक के बारे में बात करें तो रिवर्स, इसकी रिवर्स हो जाएगी क्वथनांक। कह रहे हैं गैसीय अवस्था के बाद अगर हमने द्रव अवस्था फिर ठोस अवस्था में आ जाए। आगे बढ़ेंगे।
अतः ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हमें पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। यदि हम तापमान को बदलते रहें, वेरी कराते रहें, तापमान को कभी बढ़ाएं या घटाएं, यदि बढ़ाएंगे तो अवस्था परिवर्तन होगी, यदि तापमान को घटाएंगे तब भी अवस्था परिवर्तन होगी। जैसे जो हमारा जल होता है अगर हम उसके तापमान को घटा दें तो क्या होगा, जल से वह कैसा बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। मतलब किस अवस्था में आ जाएगा, ये हमारी थी द्रव अवस्था में, इससे कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। मतलब अभी हमने क्या किया, तापमान को हमने कम किया, ताप को हमने कम किया। इसी प्रकार यदि हमारा बर्फ़ है, क्या है हमारे पास, बर्फ़ है, बर्फ़ की अगर हम ऊष्मा बढ़ा दें, ऊष्मा में जो ऊष्मा है बर्फ़ की, जो हमारा बर्फ़ है, बर्फ़ की अगर हम ऊष्मा में क्या कर दें, वृद्धि कर दें, तो जो बर्फ़ से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और द्रव को भी और अधिक ऊष्मा दे दें तो द्रव से बन जाएगा गैस। मतलब पहले ठोस था, ठोस से आया द्रव अवस्था में, द्रव से हमारी वाष्प जब बनेगी बन जाएगा गैसीय अवस्था में। आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस द्रव में बदल जाते हैं और द्रव्य गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो, ये यहाँ से हमारी ये पूरी बात है, बहुत अच्छी लिखने लायक बात है, मतलब नोट डाउन कर लें इसे। मतलब क्या, एक होता है कुछ पदार्थ जो होते हैं ठोस अवस्था से गैस, गैस से मतलब ठोस से गैस सीधे बन जाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पहले ठोस होंगे, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। तो वे पदार्थ जो सीधे सीधे क्या होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो बिना हुए सीधे सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं। मतलब क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम गर्म करें तो वो ठोस अगर अवस्था में चीज़ें हैं, पदार्थ हमारे ठोस अवस्था में है, गर्म करने पर सीधे सीधे वो गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं, द्रव अवस्था में न जा कर के। तो ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। कौन सी क्रिया कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया हमारी होती है कपूर में। किस में होती है, कपूर। कपूर की कोई टिक्की थी, कपूर की थोड़ा टुकड़ा था, उसे हमने क्या किया, जला दिया। जलाने पे क्या होता है, वो सीधे सीधे धुआं बन जाती है। मतलब कौन सी अवस्था में बन जाती है, वो कपूर जो थी, कपूर गर्म करने पर गैसीय अवस्था में पहुंच जाती है। पहले ठोस थी, ठोस से सीधे काय में कन्वर्ट हो गई, गैसीय अवस्था में। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है ऊर्ध्वपातन। कौन सी क्रिया कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को पढ़ा, हमने विभिन्न क्रियाओं को पढ़ा, गलनांक पढ़ा, क्वथनांक पढ़ा और हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ा। ऊर्ध्वपातन को अभी हम आगे आने वाली क्लास में और अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में छोड़ें, समाधान कर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा। जैसे भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है उसमें। धन्यवाद।